स्वागत है। आज हम एक बेहद खास और दिल को छू लेने वाली कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये कुछ जानकारी और विश्लेषणों पर आधारित है जो हमें मिले हैं। कहानी है फिल्म सूहे वे चीरे वालिया की। जी। पहली नज़र में शायद लगे कि ये एक प्रेम कहानी है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है सरहदों को लांघते जज्बातों की, कविता के लिए एक अजीब से जुनून की और एक ऐसी मोहब्बत की जो खामोशी को भी मात दे देती है। मतलब जो जानकारी है वो बताती है कि ये फिल्म भावनाओं की एक गहरी नदी जैसी है। तो चलिए इस कहानी के ताने बाने को जरा खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या छुपा है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि कहानी की बुनियादी कविता है। हाँ। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है जहाँ आप जानते हैं मुलाकातें हुई, बातें हुई। यहाँ कविता वो धागा है, वो धागा जो दो ऐसे लोगों को जोड़ता है जो न सिर्फ अलग-अलग मुल्कों में हैं, बल्कि उनके बीच मतलब आवाज का, बात करने का जो सबसे आम जरिया है वो भी नहीं है। जी। जो सामग्री हमारे पास है वो इशारा करती है कि ये रिश्ता खुद ही एक कविता जैसा बन गया। कहानी का दिल है सूबा, एक नौजवान जिसके लिए कविता आप कह सकते हैं सिर्फ शब्द नहीं है, जी। वो उसकी सांसें हैं, उसकी रूह की आवाजें। जानकारी बताती है कि वो सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि दुनिया को महसूस भी शायराना अंदाज में करता है। अच्छा। उसके अल्फाज में सिर्फ इश्क नहीं बल्कि शायद उस धरती का दर्द भी है जिसे बंटवारे ने बांटा है। हो सकता है, बिल्कुल। और यही जुनून, यही शिद्दत उसे अनजाने में एक ऐसे सफर पर ले जाती है, एक ऐसे रिश्ते के दहलीज पर जहां उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। एक ऐसा मोड़ जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, और उसका ये जो काव्यात्मक सफर है ना, वो उसे नाजो तक खींच लाता है। नाजो जो सरहद के उस पार रहती है आज के पाकिस्तान में। और कमाल की बात यह है कि उसकी आत्मा भी कविता के लिए उतनी ही समर्पित है, उतनी ही बेचैन है जितनी सूबा की। अच्छा। हाँ, सूत्रों के अनुसार वो शायद पढ़ी लिखी न भी हो, पर कविता को महसूस करने की उसकी जो सलाहियत है वो अद्भुत है। ये साझा जुनून ही उनके बीच का पहला अनदेखा पुल बनता है। लेकिन नाजो की कहानी में एक बहुत बड़ी, एक अनोखी चुनौती भी है। वो बोल नहीं सकती, वो मूक है। हाँ, ये बहुत अहम है। जी। और ये सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है, ये उसकी पहचान का, उसकी जिंदगी के हर पहलू का हिस्सा बन गया है। हमारे पास जो विश्लेषण है वो बताते हैं कि उसकी खामोशी को अक्सर उसकी पूरी शख्सियत पर हावी मान लिया जाता था। और ये खामोशी इतनी बड़ी दीवार बन जाती है कि उसकी अपनी माँ, जो शायद उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, हाँ, वो भी ये मानने लगती है कि नाजो एक आम जिंदगी, एक प्यार भरा रिश्ता पाने के लायक ही नहीं है। ये सोचना भी कितना तकलीफ देह है। जानकारी में इस बात का जिक्र है कि माँ की ये निराशा नाजो के वजूद पर एक भारी बोझ डालती है। यकीनन। और ये सिर्फ एक माँ की व्यक्तिगत निराशा नहीं है। जैसा कि कुछ सूत्र बताते हैं, ये उस वक्त के समाज की सोच का भी प्रतिबिंब है। बिल्कुल। जहाँ किसी भी तरह की शारीरिक भिन्नता को अक्सर एक कमी या एक अभिशाप या शादी जैसे सामाजिक बंधन में एक रुकावट समझा जाता था। सही बात है। तो नाजो को सिर्फ अपनी खामोशी से नहीं बल्कि समाज के इस तंग नजरिया से भी लड़ना था। लेकिन फिर भी जब सूबा को नाजो के बारे में पता चलता है, उसकी इस काव्यात्मक आत्मा के बारे में, तो उसका इरादा और मजबूत हो जाता है। उसे नाजो की खामोशी में कोई कमी नहीं दिखती बल्कि एक अनकही गहराई नजर आती है। और फिर वो पल आता है जब सूबा हजारों मुश्किलों को पार करके आखिरकार नाजो से मिलता है। जानकारी के कुछ हिस्सों में इस मुलाकात का बड़ा ही भावनात्मक वर्णन मिलता है। जी। ये महज दो इंसानों का मिलना नहीं था, बल्कि जैसे दो अलग अलग दुनियाएं टकराईं और फिर एक हो गईं। एक दुनिया शब्दों की, दूसरी खामोशी की। बिल्कुल। और उनका ये रिश्ता फिर कई मायनों में असाधारण बन जाता है। ये न सिर्फ उन राजनीतिक सरहदों को चुनौती देता है जिन्हें इंसानों ने खींचा है, बल्कि संवाद की उस सबसे बड़ी बाधा को भी पार कर जाता है जो नाजो की खामोशी ने खड़ी की थी। ये रिश्ता इस बात का जीता जागता सबूत बन जाता है कि इंसानी जुड़ाव वो सरहदों, जुबानों और शारीरिक सीमाओं से कहीं ज्यादा गहरा और ताकतवर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। सूत्र बताते हैं कि उनका बंधन शब्दों का मोहताज नहीं था। हाँ, एक जगह मैंने पढ़ा कि कहा गया है कि सूबा के लिए नाजो उसकी शाश्वत प्रेरणा बन जाती है, मतलब इटर्नल म्यूज। वो सिर्फ उसकी महबूबा नहीं बल्कि उसकी वो अनदेखी आवाज बन जाती है जिसके जरिए वो दुनिया से बात करती है। ये कितनी गहरी और खूबसूरत तस्वीर है। बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता है जैसे सूबा अपनी कविता के जरिए नाजो के उन जज्बातों को दुनिया तक पहुंचाता है
जो उसकी खामोशी में कैद थे वो उसकी चुप्पी को जैसे सुर देता है। ये म्यूज वाली बात काफी दिलचस्प है। कुछ विश्लेषण इसे और आगे ले जाते हैं। वो सिर्फ प्रेरणा का स्रोत नहीं थी, बल्कि सूबा के लिए नाज़ो की खामोशी को समझना, उसके अनकहे एहसासों को महसूस करना और फिर उन्हें अपनी शायरी में ढालना, ये एक तरह की साधना बन गई थी। साधना? वाह। हाँ, ये सिर्फ इश्क नहीं था, ये गहरी समझ और हमदर्दी का रिश्ता था। उनकी प्रेम कहानी बोले गए लफ्ज़ों पर नहीं, बल्कि साझा एहसासों पर, एक दूसरे की आंखों में पढ़ी गई बातों पर और कविता के लिए उनके साझे जुनून पर टिकी थी। तो उनका संवाद कैसे होता होगा फिर, मतलब बिना शब्दों के? जानकारी में क्या इसके कुछ इशारे मिलते हैं? हाँ, कुछ सूत्र बताते हैं कि उनका संवाद बहुस्तरीय था, मतलब कई लेवल्स पर। आंखों का इशारा, अच्छा, स्पर्श, या कभी-कभी सिर्फ एक दूसरे की खामोश मौजूदगी का एहसास। ये सब मिलकर एक ऐसी भाषा रचते थे जो शायद बोले गए शब्दों से भी ज्यादा मजबूत और सच्ची थी। हर नजर, हर अनकहा पल उनके रिश्ते की गहराई बयान करता था। ये दिखाता है कि संवाद सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से भी होता है। लेकिन ये सफर यकीनन आसान तो नहीं रहा होगा। फिल्म उनके इसी संघर्ष को दिखाती है, कैसे वो सामाजिक दबावों का सामना करते हैं। बिल्कुल नहीं। कैसे परिवार शायद उनके रिश्ते के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और कैसे वो अपने सरहद पार रोमांस की मुश्किल हकीकत से जूझते हैं। जानकारी में साफ है कि उन्हें कई मोर्चों पर लड़ना पड़ा। बिल्कुल, सामाजिक दबाव सिर्फ नाज़ो की खामोशी को लेकर नहीं था। सूत्र बताते हैं कि उस दौर में सरहद पार का रिश्ता अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता था। हाँ, वो तो है। राजनीतिक तनाव, आने जाने की मुश्किलें और फिर समाज का डर कि लोग क्या कहेंगे। परिवार का विरोध भी सिर्फ बेटी की कमी को लेकर नहीं था, बल्कि इन व्यावहारिक मुश्किलों और सामाजिक बदनामी के डर से भी जुड़ा था। ये एक जटिल जाल था जिसमें उनका प्यार फंसा हुआ था। और क्या उन्हें अपने अंदर भी कोई कश्मकश महसूस हुई होगी? क्या कभी ऐसा लगा होगा कि ये सब मुमकिन नहीं? ये एक बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। कुछ विश्लेषण इस अंदरूनी संघर्ष की तरफ भी इशारा करते हैं। देखिए, बाहरी दुनिया की चुनौतियां तो थी ही, लेकिन यकीनन उनके मन में भी सवाल उठे होंगे। क्या हमारा प्यार इन सब मुश्किलों से लड़ने के लिए काफी है? क्या हम वाकई एक साथ रह पाएंगे? खास तौर पे नाज़ो के लिए, जिसे शायद समाज ने हमेशा कमजोर समझा हो। हाँ, उसके लिए इस तरह के रिश्ते पर यकीन करना और उसके लिए लड़ना शायद और भी मुश्किल रहा होगा। ये उनके प्यार की असल परीक्षा थी। लेकिन इसके बावजूद कहानी का सार यही निकलता है कि उनका प्यार इन सब बाधाओं को पार कर जाता है। हाँ, और यही फिल्म का केंद्रीय संदेश लगता है। ये दर्शाती है कि सच्चा प्यार और गहरा इंसानी जुड़ाव न सिर्फ खामोशी और भौतिक सीमाओं को लांघ सकता है, बल्कि इतिहास के डाले हुए बोझ और समाज के बनाए नियमों को भी चुनौती दे सकता है। उनका रिश्ता महज एक भावनात्मक लगाव नहीं था, ये एक रूहानी और काव्यात्मक तालमेल पर आधारित था। यहाँ प्यार एक ऐसी ताकत बन जाता है जो तकसीम की हर दीवार को गिराने की हिम्मत रखता है। ये भी कहा गया है कि फिल्म पंजाबी संस्कृति के सार को बड़ी खूबसूरती से पेश करती है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस मिट्टी की कहानी भी है जहां ये पनपी। बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक फिल्म में पंजाब की लोक संस्कृति, रहन सहन और उस खास जज्बे की झलक मिलती है जिसे पंजाबियत कहते हैं। मतलब वो जिंदा दिली, जुनून, मुश्किल हालात में भी हार न मानने का हौसला। हाँ, वो जज्बा। जी, सूबा और नाज़ो का अटूट प्यार शायद इसी जज्बे का प्रतीक है। कुछ रिव्यूज में इसे बंटवारे से बटे हुए पंजाब की साझा विरासत की कहानी के तौर पर भी देखा गया है। और इसमें कविता की क्या भूमिका है, अगर हम संस्कृति के नजरिए से देखें? कविता यहाँ बहुत बहुत अहम है। ये सिर्फ सूबा और नाज़ो को जोड़ने वाला पुल नहीं है, हाँ, बल्कि ये उस साझा पंजाबी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है जो सरहद के दोनों तरफ जिंदा है। सूत्र बताते हैं कि फिल्म में इस्तेमाल की गई शायरी, चाहे वो लोकगीत हो या क्लासिकल पंजाबी कविता, वो इसी सांस्कृतिक जुड़ाव को रेखांकित करती है। अच्छा, वो जुड़ाव जो राजनीतिक बंटवारे के बावजूद लोगों के दिलों में कायम है। कविता यहाँ भाषा और भूगोल की सरहदों से परे एक संवाद का माध्यम बन जाती है। तो इस पूरी कहानी और विश्लेषण से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मुझे लगता है एक तो सूबा और नाज़ो की असाधारण प्रेम कहानी है ना, जो दिखाती है कि प्यार सरहदों और खामोशी से परे है। बिल्कुल। और दूसरा,
कविता की वो अद्भुत ताकत जो न सिर्फ दो दिलों को बल्कि शायद दो बिछड़ी हुई जमीनों को भी जोड़ने का मादा रखती है। हाँ, बिल्कुल सही। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी जज्बात और जुड़ाव कितने कितने ताकतवर हो सकते हैं। वो स्थापित ढांचों, चाहे वो राजनीतिक सरहदें हों या संवाद की पारंपरिक सीमाएं, उन सबसे आगे निकल सकते हैं। सही। सच्चा कनेक्शन अपना रास्ता बना ही लेता है। ये कहानी एक उम्मीद जगाती है, खासतौर पर आज के दौर में जब सरहदें और मतभेद शायद और गहरे होते जा रहे हैं। और यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है कि शब्दों के बिना होने वाला संवाद वो कितना गहरा और कितना सच्चा हो सकता है। हाँ। क्या साझा जुनून, गहरी समझ और एहसास बिना बोले भी भाषा से ज्यादा मजबूत पुल बना सकते हैं? सूबा और नाजों का रिश्ता हमें इस संभावना पर सोचने को मजबूर करता है ना? हाँ, बिल्कुल। या एक और पहलू ये हो सकता है कि कला, जैसे इस कहानी में कविता, वो उन दरारों को भरने में क्या भूमिका निभा सकती है जिन्हें अक्सर राजनीति और इतिहास और गहरा कर देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कला वाकई सरहदों को मिटा सकती है? कम से कम दिलों के स्तर पर तो जरूर। ये कुछ ऐसे नुक्ते हैं जिन पर यह कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।